एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 6 के बारे में। प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी में सजीव विशेषताएं एवं आवास, और वहीं पर नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 सजीव और उनके परिवेश के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं एक बार इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा और साथ में अनअकैडमी के एप्लीकेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए साथियों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि सजीव विशेषताओं एवं उनके आवास का, यानी कि सजीव विशेषताएं और उनके परिवेश, नई एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। गाइस, क्या है ये टॉपिक, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। हमारा इस टॉपिक में 6.1 एक पॉइंटर दिया हुआ है और यहीं से हमारी इस टॉपिक की शुरुआत हुई है, जिसमें सबसे पहले हमको ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम जितने भी सजीव हैं, हम सभी को रहने के लिए एक परिवेश की आवश्यकता होती है और अपने हर परिवेश में रहने वाले सजीव अपने परिवेश में रहने के लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं या फिर उनके शरीर में कुछ ऐसे अभिन्न भाग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रतिभाएं और गुण पाए जाते हैं जो उनको उनके परिवेश में रहने में मदद करती हैं। साथियों, ये जिसमें हम सभी आवास करते हैं, यानी कि जो आसपास का इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहना पसंद करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, उस आवास को परिवेश का नाम दिया जाता है और इसी को हम दूसरे शब्दों में आवास भी कहते हैं। प्यारे साथियों, फिर चाहे हम सजीवों के में जीव जंतुओं की बात कर लें, पेड़ पौधों की बात कर लें, मनुष्यों की बात कर लें, सभी को आवास की आवश्यकता होती है, एक समाज की आवश्यकता होती है जिसमें हर सजीव रहता है और अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने का काम करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि पेड़ पौधे हैं। हमारा हर पेड़ पौधा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने अनुकूल वातावरण में ही पैदा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मरुस्थल पेड़ होते हैं वो सूखे में उग जाते हैं। नागफनी हमारे बिना पानी की जरूरत के कहीं पर भी उग सकती है, पर यहीं पर अगर हम बात करें गुलहड़ के पेड़ की, कनेर के पेड़ की, तो ये बिना पानी के नहीं उग सकते, यानी कि अगर इनको पानी ना दिया जाए तो ये सूख जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जानवरों को भी आपने देखा होगा कि हमारे ऐसे इन्वायरमेंट जहां पर पानी की बहुत कम क्वांटिटी होती है, बहुत उष्णता पाई जाती है, वहां पर ऊंट जैसे जानवर आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन वो जीव जो बहुत ज्यादा, जिनको जल की रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़ी मुश्किल से वहां पर अपने जीवन को यापित कर पाते हैं। जैसे कि गाय भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी को रहने के लिए, जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर हमारे जो ये गाय भैंस जानवर हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा कि ऊंट हमारे नहीं दिखाई देते। जैसे कि आप रेगिस्तान में चले जाओ तो ऊंट हमको बड़े आराम से बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि साथियों वहां पर पानी की क्वांटिटी कम है और पानी की क्वांटिटी कम होने की वजह से आसानी से ऊंट रेगिस्तान में रह पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये चीज पेड़ पौधों में भी देखी होगी कि अगर हम पर्वत की तरफ चले जाएं तो ऊंचे ऊंचे नुकीले पेड़ों की पत्ती वाले पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट की, उत्तर भारत की बात करें तो बड़े आसानी से वहां पर चौड़े पत्ती वाले पेड़ देखने को मिलते हैं। अगर हम गर्मी वाले क्षेत्र में चले जाएं जहां पर पानी के क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे कि रेगिस्तान की तरफ चले जाएं, तो वहां पर नागफनी जैसे पेड़ पाए जाते हैं, कांटेदार पेड़ों की क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है। ये सीधे तौर पर प्रदर्शित करता है कि कोई भी सजीव, कोई भी पेड़ पौधे को रहने के लिए एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो यापित होता है उसी को हम अनुकूलित वातावरण के नाम से जानते हैं। और किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो इंसान अपने अंदर परिवर्तन करता है या फिर उसके अंदर जो परिवर्तन पाए जाते हैं उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। चलिए साथियों, ये था एक आपका इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया है।
अब चलेंगे 6.2 टॉपिक की तरफ, जिसमें हमसे आवास और अनुकूलन के बारे में बात की जा रही है। साथियों, मरुस्थल में बहुत कम मात्रा में जल उपलब्ध होता है और मरुस्थल में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंडा होता है। यानी कि अगर आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहां पर दूर दूर तक आपको सिर्फ रेत दिखाई देता है और रेत की वजह से आपको वहां पे गर्मी का भी एक बड़ा आभास होगा। और इसी वजह से मरुस्थल पे जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सामान्य जलवायु से अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहां पर ऊंट पाया जाता है और ऊंट के पास पैरों में गद्दे पाए जाते हैं। ये गद्दे रेगिस्तान की गर्म जलवायु में चलने के लिए उसको मदद करते हैं। साथ में इसके एक ऊपर मोटा सा कुबड़ पाया जाता है। ये कुबड़ इसके बॉडी में पानी को संचित करने के लिए जगह प्रदान करता है और इस तरह से मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव हमारे सामान्य जीवों से अलग होते हैं और इसी वजह से इतनी गर्मी में बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में भी मरुस्थलीय जीव जो इन्वायरमेंट होता है, मरुस्थलीय वातावरण होता है, वहां पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं। यानी कि उनको उनके तने की अगर बात करें तो उनका तना स्थूल होता है जिसके अंदर पानी संचित होता है और साथ में उनके पत्तियों में वाष्पीकरण की अभिक्रिया बहुत कम होने के कारण उनके तने पर पत्तियों की जगह कांटे निकल आते हैं और कुछ यही इनके अनुकूलन व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से इस मरुस्थलीय एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे और जीव जीवित रह पाते हैं। चलेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी बुक दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रही है। विभिन्न प्रकार के परिवेश जैसे कि मरुस्थल हो गया, समुद्र से दो जंतु हो गए जैसे कि आपका ऊंट हो गया या फिर मछली, इनका अगर हम प्रेक्षण करें तो हम देख पाएंगे कि जो ऊंट होता है उसकी संरचना मछली से बिल्कुल अलग होती है और ऊंट की जो ये शारीरिक संरचना है जिसमें इसके पैरों में गद्दीदार खुर पाए जाते हैं, साथ में इसके एक ऊंचा सा कुबड़ निकला होता है। ये जो कुबड़ है कभी कभी आपने देखा होगा दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा एक कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। यही इनकी शारीरिक संरचना इनको मरुस्थलीय जीवन में, मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने के योग्य बनाती है। साथ ही ऊंट के जो पैर होते हैं ये काफी लंबे होते हैं और इनके शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखने में मदद करते हैं। यानी कि यही तो एक अनुकूलन हुआ जिसमें इनके पैर गद्दीदार हैं और रेत की गर्म जलवायु में चलने में मदद कर रहे हैं। इनके ऊंचे पैर इनके शरीर को रेत की गर्माहट से दूर कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये एक ऐसा जीव है जो कि मरुस्थलीय वातावरण में। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी हमने मरुस्थलीय एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे जलीय वातावरण के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ अगर हम समुद्री क्षेत्र की तरफ चले जाएं तो वहां पर अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि जब हम पर्वत की तरफ जाते हैं तो हमको भेड़ और याक देखने को मिलता है जो कि बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्यों याक और भेड़ पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं? असल में साथियों उनके ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है, मोटे लेयर पाई जाती है फरों की, जो उनको ठंडक से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी वजह से बकरी, भेड़ या फिर याक जैसे जंतु पर्वतीय वातावरण में रहते हैं। वहीं पर अगर जलीय वातावरण की, समुद्री क्षेत्र की बात की जाए, अगर आप समुद्र की तरफ जाएंगे तो आपको खोल वाले कुछ जीव, केकड़े जैसे जीव देखने को मिलेंगे। ये जो केकड़े जैसे जीव हैं इनका अनुकूलित वातावरण लवणीय होता है, यानी कि ये खारे पानी में रहना पसंद करते हैं और इसीलिए जो समुद्री क्षेत्र होता है वहां पे कई तरीके की मछलियां, कई तरीके के केकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों ये जो हमारा जलीय क्षेत्र है ये भी एक जलीय परिवेश है जिसमें हमारे जलीय जीव जंतु रहना पसंद करते हैं। समुद्र के पेड़ पौधों में जलीय जल पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु के जो ऑक्सीजन होती है उसी से ये जलीय जीव अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को यानी कि श्वसन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं।
इसकी आकृति में भी कुछ समानताएं देखी जाती हैं। जैसे कि मछली की अगर हम बात करें तो मछली के पास एक धारा रेखीय शरीर होता है, एक स्थूल चिकना शरीर होता है जो इसको पानी में तैरने और पानी में रहने में एक बड़ी मदद करता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसकी यह आकृति जल के अंदर विचरण करने में सहायता करता है। आपने देखा होगा कि जो मछली होती है, मछली की जो आकृति होती है वो लंबी, आगे से चपटी, बीच में मोटी होती है और इसका ये जो शल्कधारी शरीर होता है ये इसको पानी में तैरने में और एक जगह से दूसरी जगह आगमन करने में मदद करता है। यानी कि जो मछलियों का शरीर है वो चिकने शल्कों पर बना होता है। आपने देखा होगा मछली की जो ऊपर की स्किन होती है वो बहुत चिकनी होती है और शल्कों ढकी होने की वजह से मछली को सड़ने से बचाती है, मछली को पानी से गलने से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ में जल में सुगम गति करने के लिए इसके पाया जाने वाला ये चपटा शरीर एक बड़ी भूमिका को निभाता है। साथ ही मछलियों के पीछे एक पंख और पूंछ भी होती है जो इसको तैरने में मदद करती है और हम अपने शरीर को दिशा को परिवर्तन करने में, शरीर के संतुलन बनाने में भी मदद करती है। इनके पास कुछ गिल्स और गलफड़े भी पाए जाते हैं जो इनके श्वसन में सहायता करते हैं और ये जो श्वसन होता है इसके लिए जल में मिले वायु का ये उपयोग करते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन को छानकर ये अपनी श्वसन क्रिया को पूरा करते हैं। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं स्टिमुलेशन के बाद। आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास के एनवायरनमेंट में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करते हुए जीव देखे जाते हैं, जिसमें कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। साथियों, वातावरण में होने वाले इन्हीं परिवर्तन को हम उद्दीपन या फिर स्टिमुलेशन के नाम से जानते हैं। क्या होता है स्टिमुलेशन? Stimulation refers to a external and internal occurrence that trigger a response or reaction from an organism. किसी भी तरीके का अंदरूनी या फिर बाहरी परिवर्तन हमारे वातावरण के या फिर ऑर्गेनिज्म के व्यवहार में परिवर्तन लाने को जो प्रभावित करता है या फिर इम्पैक्ट करता है उसे हम स्टिमुलेशन या फिर उद्दीपन कहते हैं, है ना। किसी चीज की वजह से किसी दूसरी चीज में परिवर्तन होना ही तो उद्दीपन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके सामने खाना लाकर रख दिया जाए, आप बहुत भूखे हैं और आपके सामने मैं कोई खाना लाकर रख दूं टेस्टी सा, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। या फिर एक जानवर है जो कि बहुत भूखा है, उसके सामने कोई खाना रख दिया जाए तो उसके मुंह से पानी आ जाएगा। ये क्या है? ये एक उद्दीपन की क्रिया है, यानी कि किसी चीज को देखकर होने वाली अनुक्रिया को ही हम उद्दीपन के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं एमिशन के बारे में। हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव हैं, सबके शरीर में बहुत सारी क्रिया होती है, यानी कि हम दिन भर में बहुत कुछ खाते हैं और बहुत कुछ डाइजेस्ट भी करते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अपचे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में पच नहीं पाते और उन्हीं को निकालने के लिए या फिर हमारे शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक्सॉर्टरी ऑर्गन के नाम से या फिर उत्सर्जक अंगों के नाम से जानते हैं। जैसे कि साथियों, हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना जो कि स्किन से निकलता है, यानी कि स्किन भी हमारे एक एक्सॉर्टरी ऑर्गन का ही पार्ट है। लंग्स की बात कर लेते हैं, लीवर है, रेक्टम है, किडनी है, ये सभी हमारे एक्सॉर्टरी सिस्टम है, यानी कि सभी सजीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को सजीवों के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। और वो अंग जो इस उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे कि आपका स्किन हो गया, लंग हो गया, लीवर, रेक्टम यानी कि आपका गुदा, बड़ी आंत के किनारे का जो भाग होता है जिसे हम गुदा के नाम से जानते हैं, और किडनी, ये सभी भाग एक्सॉर्टरी ऑर्गन के होते हैं। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं हैबिटेट के बारे में। किसी भी सजीव को रहने के लिए एक परिवेश की, एक सराउंडिंग की आवश्यकता होती है। साथियों, इसी परिवेश को हम लोग हैबिटेट या फिर आवास के नाम से जानते हैं।
जैसे कि जंगली जीव जंतु, शेर, भालू, इन सभी को रहने के लिए एक बड़े घने जंगल की जरूरत होती है। वहीं पर कुछ एक्वेटिक एनिमल की अगर बात करें तो सभी एक्वेटिक एनिमल को रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कुछ हमारे घास में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, टाइगर हो गया, भालू हो गया, मंकी हो गया, तो ये सभी ग्रासलैंड में रहने वाले आपके जीव हैं। वहीं पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका पारिस्थितिक डेजर्ट से के लिए बना होता है, यानी कि जिनका रहने का जीवन डेजर्ट के वातावरण के अनुकूलित होता है, जैसे कि ऊंट हो गया। तो ऊंट एक ऐसा जीव है जो आसानी से डेजर्ट में रह पाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि याक, जैसे कि भेड़। ये ऐसे जीव हैं जो बहुत ठंडे वातावरण में बड़ी आसानी से रह पाते हैं। वहीं पे छोटी छोटी मछलियां हमारी, जो कि हिप्पोपोटामस, ये सभी पॉन्ड में रहना चाहते हैं, इनको तालाब चाहिए होता है। कुछ हमारे ओशिनिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो ओशिन की गहराइयों में रहते हैं, जैसे कि आपकी व्हेल मछली हो गई, शार्क हो गए, क्रैब्स हो गए, कोरल्स हो गए, ये सभी आपके ओशिन्स में पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग आवास की आवश्यकता होती है जो उनके पारिस्थितिक अनुकूलन के अनुसार होते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं एडॉप्शन या फिर अनुकूलन के बारे में। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है उसको पढ़ेंगे, फिर मैं अपने शब्दों में इसको अपनी बात को रखूंगी। जिन विशिष्ट संरचनाओं या फिर स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या फिर जंतुओं जिसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, इसे अनुकूलन कहा जाता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और वो उसको मरुस्थल की गर्मी वाली जमीन में, मरुस्थल के गर्मी वाले रेत में, गर्म रेत में चलने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली भेड़, जिसके ऊपर मोटी मोटी ऊन होती है, ये ऊन उसे पहाड़ी क्षेत्र के ठंडक से बचाती है और ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के लिए अनुकूलित करती है। बिल्कुल उसी तरीके से हम हिरन, शेर की बात कर लेते हैं। ये आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जमीन पर रहने वाले जीव हैं और इनका ये जो घास को खाने का आदत है या फिर जीवों को जो मांस को खाने की रिक्वायरमेंट है, ये उसको पूरा करती है। तो वही चीज है कि हमारे जितने भी जीव हैं अपने अनुकूलन के हिसाब से पारिस्थिति में रहना पसंद करते हैं और उसी की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो स्थल या फिर जमीन पर पाए जाने वाले पौधे अथवा जंतुओं के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे कि लायन हो गया, हिरन हो गया, टाइगर हो गया, ये सभी जमीन पर, स्थल पर रहने वाले, वनों में, जंगल में रहने वाले जीव हैं और इन्हें हम टेरेस्ट्रियल जीव के नाम से जानते हैं। साथियों, नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि वो हैबिटेट जो हमें जलीय आवास देता है। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनको जीवन जीने के लिए जलीय वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र, पौधे, जंतु जल में रहते हैं और इन्हें हम जलीय आवास कहते हैं। जैसे कि जलकुंभी, ये जल में रहना पसंद करती है। मछली जल में रहना पसंद करते हैं। केकड़े जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो ये सभी आपके एक्वेटिक हैबिटेट के एनिमल्स हैं। चलेंगे साथियों अब बायोलॉजिकल कंपोनेंट की तरफ। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कई सारे सजीव घटक पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, जीव जंतु। साथियों, जितने भी जीव घटक जैविक घटकों से मिलकर बने हैं, जिनके अंदर कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो अपघटित होकर और कार्बन में आपके अपघटित होते हैं, उन सभी को बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर लिविंग कंपोनेंट
इन एन इकोसिस्टम एंड एक्टिविटीज, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सजीव चीजें हमें आसपास दिख रही हैं वो सभी आपकी बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं, यानी कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितनी भी सजीव चीजें दिखाई दे रही हैं ये सभी आपकी जैव घटक यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट कहलाती हैं, जैसे कि हो गया पेड़ पौधे और जीव जंतु। इसी के साथ साथियों नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वो निर्जीव पदार्थ हैं जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी आसानी से देखे जाते हैं, जैसे कि साथियों जल, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट, हीट, ये सभी क्या हैं? ये एक अजैव घटक के यानी कि नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के उदाहरण हैं। साथियों सूर्य का प्रकाश हो गया, ऊष्मा, ये सभी भी परिवेश के अजैव घटक में ही माने जाते हैं, यानी कि ये आपके अजैव घटक के उदाहरण हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जर्मिनेशन के यानी कि बीजों के होने वाले रोपण के। हम अगर किसी छोटे से बीज को बोते हैं तो एक समय के बाद वो एक बड़ा नया पौधा बन जाता है। असल में साथियों सबसे पहले बीजों का अंकुरण होता है, यानी कि जो बीज हम बोते हैं उससे थोड़ा सा अंकुर निकलता है और ये अंकुर बड़े होकर आपके क्लोटेडिन यानी कि फर्स्ट लीफ का अंकुरण करता है, थोड़ा सा हाइपोकोटिल बड़ा लीफ बन जाता है और उसके बाद एक अडल्ट ट्री बन जाता है और इसी को हम अंकुरण के नाम से या फिर बीज से पेड़ के बनने की प्रक्रिया के रूप में इसको जानते हैं। ये तो एक सरल प्रक्रिया थी साथियों। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। जीव जंतुओं के द्वारा सामान्यतः अपने समान संतान को उत्पन्न किया जाता है। साथियों ये जो संतान है इनमें कुछ जंतु अंडे देकर अपनी जैसी संतान को पैदा करते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देकर अपनी संतान को पैदा करते हैं और इसी प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस होती हैं जिससे बच्चों की या फिर संतानों की उत्पत्ति होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोशन के बारे में, जो कि हमारे परिवेश में होने वाली एक क्रिया है। जब कोई सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है, यानी कि जब किसी सजीव का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है तो इसी में शरीर अन्य प्रकार की गति भी करता है। जैसे कि अगर कोई भाला फेंके तो आपकी रेक्टिलिनियर प्रोसेस को अपनाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। हमारी चलने वाली घड़ी सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। बॉल से खेलता हुए बच्चे की बॉल रोटेशनल मूवमेंट करती है। हमारी घड़ी में लगा पेंडुलम ऑसिलेशन करता है, यानी कि पीरियोडिक मोशन करता है। ये सब क्या है? ये हमारे वातावरण में होने वाली कई तरीके की गतियां हैं। इसी तरीके से साथियों हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कई सारे जीव जंतु रहते हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव जंतु जिस भोजन को पूरे दिन भर में खाता है साथियों उसे हम मील के नाम से जानते हैं। क्या है भोजन? भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या प्रदान करता है और इसी ऊर्जा के कारण बच्चों का ग्रोथ हो पाता है, बच्चों में वृद्धि हो पाती है और साथ में ये दैनिक दिनचर्याओं को आसानी से कर पाते हैं। जैसे कि साथियों अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम शिशु के नाम से जानते हैं, ये धीरे धीरे बड़े होकर एक वयस्क का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक आदमी का रूप ले लेता है और इसी को हम ग्रोथ या फिर कहना चाहिए वृद्धि के नाम से जानते हैं। हमारी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी के पास रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। हम सब क्या करते हैं? वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के द्वारा बाहर निकाल के फेंक देते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने रक्त
कणिकाओं में के मदद से शरीर के अलग अलग अंगों तक भेज देते हैं, जबकि हमारे शरीर का जो अपशिष्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये जो चक्र है ना ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हैं उसी का प्रयोग करके, यानी कि एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। और जब पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसी भोजन पर हम निर्भर होते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधों को खाकर अपनी ऊर्जा के लिए उनको खाने का काम करते हैं। और इसी तरीके से एक भोजन चक्र हमेशा चलता रहा। अब देखो, श्वसन के लिए हम बात कर रहे थे, केंचुआ अपना श्वसन त्वचा के द्वारा करता है। वहीं पर अगर मछलियों की बात करें तो मछलियों में ही श्वसन गलफड़ों से होता है, जबकि साथियों व्हेल एकमात्र ऐसी मछली है जिसके पास श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। वहीं पर अगर पत्तियों में हम बात करें तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, आप देख रहे होंगे। इन्हीं रंध्र से ये वायु को अंदर खींचती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को खाने में बनाने का प्रयोग करती है और बनने वाली ऑक्सीजन गैस को इन्हीं रंध्रों से बाहर फेंक देती है, जो कि हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि और आखिरी में मृत्यु हो जाती है। और यही एक पूरा जीवन चक्र कहलाता है। साथियों, कई सारे ऐसे भी हमारे जीव होते हैं जो अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को परानुकूलन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा, जैसे जिराफ है, जिराफ पेड़ जब नीचे थे तो जिराफ की गर्दन नीचे थी। जैसे जैसे पेड़ ऊपर होता गया, जिराफ को अपना खाना पाने के लिए, अपने पेड़ों के पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को बार बार खींचना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि जब उसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई, और इसे ही हम परानुकूलन के नाम से जानते हैं। चलेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनअकैडमी IAS और IPS का बैच लेकर आया है, जो कि 2025 का बैच है। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथियों आप लोग 3 बैचेस में से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि अचीवर बैच, ये प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच है। समिट बैच बाइलिंगुअल बैच है। शिखर बैच ये प्योर हिंदी मीडियम का बैच है। आप इन तीनों में से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, आप इसे लगाना मत भूलना। इसी के साथ साथियों अनअकैडमी नीव फाउंडेशन बैच लेकर आया है, जो कि आपका बाइलिंगुअल बैच है। आप इस बैच में भी अगर एनरोल करना चाहो तो भी आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, जो कि है श्रेया10। इसी के साथ साथियों अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेरे जितने भी साथियों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के नए फीचर्स का फायदा उठाना है तो आप मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप मेरा रेफरल कोड श्रेया10 लगाओगे तो आपको अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ साथियों अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपने अभी तक अपने ऑप्शनल का चुनाव नहीं किया है, तो उसके लिए अनअकैडमी जुलाई ऑप्शनल कार्निवाल लेकर आया है। आप इसमें फटाफट से जुड़ जाइए। कुछ दिन अलग अलग जो आपको सब्जेक्ट चुनाव के लिए सोच रहे हो उन सब्जेक्ट की क्लास लेकर देखिए। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए उसके साथ अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। साथ में कोर्स खरीदते समय मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, आप इसे लगा। साथियों अनअकैडमी फाउंडेशन कोर्स भी लेकर आया है, जो कि करेंटली रनिंग है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, आप इसे लगाना मत भूलिएगा। इस एनसीईआरटी फाउंडेशन में क्लास 6 से लेकर 12th तक के आपका सारा बेस स्ट्रॉन्ग कराया जा रहा है, तो बिल्कुल देर मत करो, फटाफट से जुड़ो और अपनी तैयारी को पूरा करो।
तो गाइस ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, जो कि है श्रेया10। मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हो तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, आप इसे डबल क्लिक करके फॉलो कर लेना। मैं डेली 11 बजे यहाँ पर लाइव आती हूँ, तो गाइज मेरे साथ लाइव जुड़ना है तो 11 बजे के लेक्चर पे बेल बटन दबा लो, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने डाउट्स पूछना मत भूलिएगा और लेक्चर कैसा लगा इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।